आइए देखते हैं। हमने आपको पिछली क्लास में एक बात बताई थी कि हम आप पढ़ेंगे यूपी स्पेशल, बिहार स्पेशल और एमपी स्पेशल। चूंकि हम आप स्टेट जो आपके अगल बगल वाले स्टेट है, लगभग आप उस अगल बगल वाले स्टेटों के आप एग्जाम देते रहते हैं। तो आप जब भी एग्जाम पीसीएस का देते हैं, आरओ का देते हैं, तो उसमें क्या होता है, जिस राज्य का हम आप एग्जाम देते हैं उस राज्य के स्पेशल क्वेश्चन आते हैं। जब उस राज्य के स्पेशल क्वेश्चन आते हैं तो हमें आपको पढ़ना जरूरी होता है। हम आपको बिहार स्पेशल पढ़ाएंगे, तो आप पहले बिहार स्पेशल को ही पढ़ेंगे। बिहार स्पेशल की जो क्लासेस होंगी, हमें आपको बिहार स्पेशल में क्या क्या पढ़ना होता है, चाहे वो बिहार स्पेशल हो, चाहे वो यूपी स्पेशल हो, चाहे वो एमपी स्पेशल हो। हाँ, सभी के लगभग लगभग हम आप बात करें तो उसके जो सिलेबस होते हैं वो लगभग एक जैसे ही होते हैं। तो फिलहाल हम आप बात करते हैं बिहार स्पेशल की। वास्तव में हमें आपको बिहार स्पेशल में क्या क्या पढ़ना होता है। जब बिहार स्पेशल की बात करते हैं तो बिहार स्पेशल में हम आप पढ़ेंगे सब सर्वप्रथम देखेंगे कि वास्तव में उसके भूगोल के बारे में, क्योंकि बहुत सारी चीजें कह सकते हैं कि उसका जो इतिहास होता है, उसका इतिहास भी कहीं ना कहीं भूगोल पर डिपेंडेंसी होती है। जैसा भूगोल होगा वैसा इतिहास होगा, तो हम उसके भूगोल को पढ़ेंगे, उसके इतिहास को पढ़ेंगे। और उसके अलावा वहां से उसकी कला संस्कृति के संदर्भ में पूछी जाती है। कला संस्कृति के अलावा हमें आपको वहाँ की राज व्यवस्था पढ़नी पड़ती है। राज व्यवस्था के अलावा वहाँ की अर्थव्यवस्था पढ़नी होगी। अर्थव्यवस्था के अलावा हम आप कह सकते हैं कुछ कह सकते हैं वहाँ की जनगणना वगैरह जो होती है वो देखनी पड़ेगी। हम आप बात करेंगे वास्तव में, जब हम आप आज आपको बिहार पढ़ाएंगे तो उसमें पहला लेक्चर हम आपको पढ़ाएंगे बिहार का परिचय और बिहार का इंट्रोडक्शन कराएंगे। उसके बाद हम आगे की क्लासें लेंगे, यानी कंटिन्यूस हम आपकी लगभग क्लासें लेते रहेंगे और ज्यादा से ज्यादा एक हफ्ते में हम आपका पूरा बिहार कंप्लीट कर देंगे और आपको तैयार भी करा देंगे। हम आप पहली क्लास आज उसके बिहार के परिचय की लेंगे, जो बिहार का परिचय है, यानी हम आप देखेंगे कि वास्तव में बिहार का नाम बिहार पड़ा ही क्यों। जब 11वीं से 12वीं शताब्दी की बात करते हैं, जो हमें आपको बिहार के संदर्भ में बातें मिलती है कि वास्तव में 11वीं से 12वीं शताब्दी के बीच की स्थिति जो होती है, देखिए जब हम आप बात करते हैं बिहार के संदर्भ में कि वास्तव में बिहार का बिहार नाम पड़ा ही क्यों, तो 11वीं से 12वीं शताब्दी की बात करते हैं तो वहां तुर्कों ने कहा जाता है ओदंतपुरी को जीत लिया था। जब तुर्कों ने ओदंतपुरी को जीत लिया तो ओदंतपुरी को जीतने से उसने जीत कर कहा जाता है उसे अपना केंद्र बनाया। केंद्र बनाने के अलावा हमें आपको देखने को मिला कि वास्तव में वहां बौद्धों का बौद्ध बिहारों की अधिक बहुलता होने लगी। बौद्ध बिहारों की अधिक बहुलता के कारण वास्तव में उसका नाम जो पड़ा वो बिहार पड़ा। तब आपसे पूछा जाता है कि वास्तव में बिहार का नाम बिहार कब पड़ा, क्यों पड़ा, तो आप बताएंगे कि वास्तव में 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हमें आपको देखने को मिलता है कि वास्तव में वहां बौद्ध बिहारों की बहुलता के कारण बिहार का नाम बिहार रखा गया। जो कालांतर में पूछा आता है किस नाम से प्रचलित हुआ, जो कालांतर में हमें आपको बिहार नाम से प्रचलित मिलता है। आज बिहार का मतलब समझते हैं कि वास्तव में रुकने या ठहरने का स्थान होता है, और यहाँ बिहार नाम इसलिए पड़ा क्योंकि हमने आपको बताया बौद्ध बिहारों की अधिक बहुलता के कारण इसका नाम बिहार पड़ा। तब हम आप पढ़ेंगे कि वास्तव में बिहार के संदर्भ में, तो आपने देखा कि वास्तव में प्रदेश का नाम बिहार है। वैदिक आपसे सीधा सीधा जो प्रश्न पूछा था उसके संदर्भ में देखिएगा कि वास्तव में वैदिक काल में इसका नाम क्या था। जब हम आप ऐतिहासिक चीजें पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे कि वैदिक युग में इसका नाम प्राच्य या पूर्व प्रदेश रखा गया था। आपसे पूछा जाता है कि वैदिक युग में इसका नाम क्या रखा गया। वैदिक युग में इसका नाम आपने देखा कि प्राच्य या कह सकते हैं पूर्व प्रदेश रखा गया। मौर्य जब ऐतिहासिक काल में आगे पढ़ते हैं तो मौर्य एवं गुप्त काल में इसका नाम क्या था। मौर्य एवं गुप्त काल में यही नाम मगध के नाम से जाना जाता था। हम आप उससे आगे बढ़े तो वास्तव में इसकी स्थापना पूछा जाता है कब होती है। वास्तव में जब आधुनिक काल आता है तो उसमें बिहार उड़ीसा सहित कहा जाता है कई प्रेसिडेंसियों से जब ये अलग होता है तो वास्तव में हमें आपको देखने को मिलता है 1 अप्रैल 1912 को अलग होता है। तब आपसे पूछा जाता है कि वास्तव में बिहार की स्थापना दिवस कब मनाई जाती है, तो आप जानते हैं जो बिहार की स्थापना दिवस मनाई जाती है 22 मार्च को मनाई जाती है। बिहार की स्थापना दिवस आपकी 22 मार्च को बनाई जाती है। लेकिन आपसे ये पूछा जाता है कि वास्तव में बिहार जो था कि बिहार का प्रथम विभाजन फिर से कब हुआ, तो हमें आपको देखने को मिला बिहार और उड़ीसा एक साथ थे। 1936 में उड़ीसा को अलग कर दिया गया तो बिहार अलग प्रदेश बना, अलग प्रांत बनता है। उसके अलावा कहा जाता है कि वास्तव में जब आपसे पूछा जाता है कि वास्तव में इसका द्वितीय विभाजन कब होता है, तो आपने देखा 15 नवंबर सन 2000 को कहा जाता है कि वास्तव में इसी बिहार से झारखंड को अलग कर दिया जाता है। जब बिहार से झारखंड को अलग कर दिया गया तब ऐसी स्थिति में मूल अस्तित्व कहा जाता है, इसका वर्तमान का जो अस्तित्व है वो कब से आपका रहा, कहा जाता है कि आप सन 2000 से बताएंगे कि बिहार अपने अस्तित्व में है, जो अभी इसका मूल अस्तित्व है। तब आप बताएंगे कि वास्तव में बिहार से जब झारखंड अलग हुआ 15 नवंबर सन 2000 को, उस दिन से बिहार कहा जाता है अपने अलग अस्तित्व में है। तो उस अलग अस्तित्व की तिथि आप जानेंगे सन 2000।
तब आपसे पूछा था जो बिहार की राजधानी पटना बनी थी, कब बनी थी? बिहार की राजधानी पटना 1541 में बनाई गई थी। पटना का संस्थापक पूछा जाता है कौन होता है? जो पटना का संस्थापक था वो शेरशाह सूरी था। और शेरशाह सूरी जो होता है सूर्यवंश का होता है, यानी कह सकते हैं कि उसका टाइम पीरियड जो होता है 1540 से लगभग कहा जाता है कि 45 के मध्य। पटना का प्राचीन नाम पूछा जाता है क्या होता है? जो पटना का प्राचीन नाम होता है वो पाटलिपुत्र था। उसकी स्थापना कहा जाता है 461 एडी में हुई थी। 461 एडी में, मौर्य काल के जस्ट आगे, मौर्य काल के बाद की। पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन होता है? जब हम आपको इतिहास पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि वास्तव में पाटलिपुत्र का जो संस्थापक होता है बिंबिसार। बिंबिसार के बाद हमें आपको उसी का पुत्र मिलता है अजातशत्रु। अजातशत्रु के बाद उदयन मिलता है। तो कहा जाता है कि पाटलिपुत्र का जो होता है संस्थापक वो कहा जाता है उदयन होता है, जो हर्यक वंश का होता है, यानी हर्यक वंश यानी कह सकते हैं पितृहंता वंश। इसीलिए उस समय इस पाटलिपुत्र को कहा जाता है, क्या कहा जाता था? उसी उदयन के काल में इसी पाटलिपुत्र को कुसुम नगर कहा जाता था। हालांकि आपसे डायरेक्ट प्रश्न ये पूछे जाएंगे कि वास्तव में पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की, तो आप बताएंगे पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी। जो उदयन था वो हर्यक वंश का होता है। अब हम आप वास्तव में, ये तो मोटी मोटी बात थी नॉर्मली बिहार के संदर्भ में जो एक एक लाइन के संदर्भ में पूछा था। ये जितनी बातें बोली मैंने वो वास्तव में जब हम आपको एंशिएंट से लेकर, यानी कह सकते हैं आपका पूरा प्राग ऐतिहासिक काल से लेकर यानी हम आधुनिक काल तक पढ़ाएंगे तो इन सारे नामों का उल्लेख फिर से आपको अलग अलग स्थानों पर मिल जाएगा। फिलहाल हम आप देखेंगे कि वास्तव में जो बिहार की स्थिति है, बिहार की लोकेशन क्या है, और बिहार की लोकेशन के हिसाब से हम आप पढ़ेंगे कि वास्तव में जो बिहार है वर्तमान में बिहार की स्थिति क्या है। क्योंकि जब उसके भूगोल को आप जान जाएंगे तो भूगोल को जानने के उपरांत हम आप वास्तव में उसके इतिहास, उसकी राज्य व्यवस्था, उसकी अर्थव्यवस्था, वहां जनसंख्या, नगरीकरण इत्यादि जो भी चीजें हैं, उनकी योजनाएं, उनकी प्लानिंग जितनी भी है, वास्तव में हमें आपको समझने में बहुत आसानी होगी। तो हम आप देखेंगे कि वास्तव में बिहार की जो स्थिति, वो बिहार की स्थिति किस तरीके से हमें आपको देखने को मिलती है। तो हमें आपको बिहार की स्थिति के संदर्भ में हम आप बात करते हैं। तो देखिए ये हमें आपको बिहार की लोकेशन मिलती है, जो ये आपको बिहार की ये लोकेशन मिलती है, इस स्थिति में हमें आपको देखने को मिलेगा ये आपका पूरा का पूरा बिहार है। बिहार की स्थिति ये देखते हैं, जबकि अगर हम आप भारत की स्थिति में बात करें तो भारत के पोजीशन में ये आप देखेंगे बिहार की जो लोकेशन मिलती है वो बिहार की लोकेशन बिल्कुल उत्तर पूर्व में मिलती है। ये बिहार की लोकेशन आपको उत्तर पूर्व में मिल जाती है। देखिए बिहार की जो लोकेशन आपको ये जो बिहार की लोकेशन आपको उत्तर पूर्व में मिलती है, आपसे पूछा जाता है कि वास्तव में बिहार की लोकेशन कहाँ है, तो आपको बिहार की लोकेशन उत्तर पूर्व में मिलती है। अब आइए देखिए हम आप बात करते हैं कि वास्तव में आप जब कभी भूगोल पढ़े होंगे थोड़ा बहुत, तो उम्मीद करते हैं कि आपको जानकारी होगी। देखिए ये मैपिंग आपको तब समझ में आएगी जब आप अपने पास एक, चूंकि आप अगर यूपी स्पेशल दे रहे, आप यूपी गवर्नमेंट का एग्जाम दे रहे हैं या बिहार गवर्नमेंट का एग्जाम दे रहे हैं, यानी कोई भी राज्य लोक सेवा आयोग का एग्जाम दे रहे हैं, तो आपके पास ये कंपलसरी है कि आपके पास एटलस होनी चाहिए। और नहीं है तो ला लीजिए और अपने पास कर सकते हैं। आपको बिहार देना है तो बिहार अपने सामने आप चस्पा करिए, उसको देखिए, आपको पूरे के पूरे उसके पास जितने जिले हैं सारे के सारे जिले क्लियर हो जाएंगे, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम उसकी स्थिति क्या है। क्योंकि वहां से डायरेक्ट आपको प्रश्न पूछा जाएगा, वो प्रश्न आपको तभी समझ में आएगा जब आप उसको देखेंगे, बिना देखे मात्र रटने मात्र से उसको आपको नहीं आने वाला है। अब देखिए आप थोड़ा बहुत भी भूगोल पढ़े होंगे, मैंने कहा कि थोड़ा बहुत भी आपको अगर आइडिया होगा तो उसमें आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि वास्तव में ये आपको जो मैपिंग होती है वो किस इस तरीके से आपका कुछ ग्लोब है, जो आपका ये ग्लोब होता है, उस ग्लोब के संदर्भ में आप देखेंगे कि वास्तव में इसमें दो रेखाएं होती हैं। आप एक पढ़ के आए हैं कि वास्तव में एक आपकी अक्षांश रेखा होती है, एक आपकी देशांतर रेखा। तब अक्षांश रेखा आप किसे कहते हैं, देशांतर रेखा किसे कहते हैं? जो आपकी ये अक्षांश रेखाएं होती हैं वो अक्षांश रेखाएं आपकी ये अक्षांश रेखाएं हमेशा उत्तर और दक्षिण होती हैं। अक्षांश रेखाओं को, जो ये एक प्रकार की काल्पनिक रेखा है, ये एक प्रकार की काल्पनिक रेखा होती है। इसी गोले को हम आप कह सकते हैं कि वास्तव में हमने इसके मूल बिंदु यानी एक मूल बिंदु बनाया जिसको हमने बीच से बांट दिया, जो बीच से विभाजित किया गया है। हमने कहा कि वास्तव में अक्षांश रेखाएं हमेशा नॉर्थ और साउथ डिनोट की जाती है, यानी उत्तर और दक्षिण में डिनोट की जाती है। तब ऐसी स्थिति में आपको देखने को मिलता है कि जो ये अक्षांश रेखा होती है इसका किसका निर्धारण करती है? हमेशा अक्षांश रेखाएं जलवायु का निर्धारण करती हैं। मैंने कहा ये हमेशा कैसे डिनोट की जाएंगी? अक्षांश रेखाएं हमेशा नॉर्थ और साउथ डिनोट की जाएंगी, जबकि ये होती है आपकी देशांतर रेखा। देखिए ये जो देशांतर रेखा होती है ये आपकी ऐसे देशांतर रेखा है। आप कभी ग्लोब में देखे होंगे, बहुत बचपन से ये आपको चीजें देखने को मिलती है। ये आपकी, ये कह सकते हैं ये 0 डिग्री, ये भी, इसको भी हम आप 0 कहते हैं, यानी यह भी एक प्रकार का मूल बिंदु होता है। जब मूल बिंदु होता है तो हमने बताया इसके ईस्ट साइड चलते हैं तो आपका राइट साइड चलते हैं तो ईस्ट, और इसके लेफ्ट साइड चलते हैं तो वेस्ट। ये मैथ में आपने पढ़ा होगा, जो भी मूल बिंदु हम जिसे मानते हैं उसके राइट चलेंगे तो ईस्ट, उसके लेफ्ट चलेंगे तो वेस्ट। अब देखिए क्या होता है, जो ये अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं होती हैं, देखिए ये मैंने कहा ये अक्षांश रेखा,
हमेशा अक्षांश रेखा क्या करती है, जलवायु का निर्धारण करती है, जबकि ये जो देशांतर रेखा होती है, ये देशांतर रेखा का काम होता है कि वास्तव में ये समय का निर्धारण करती है। तब आपको अक्षांश रेखाएं और जो देशांतर रेखाएं वो किस तरीके से मिलती हैं। देखिए, जो आपकी अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं हैं, आपने देखा होगा कि आपकी देशांतर रेखाएं कुछ इस तरीके से होती हैं। देखिए, कुछ इस तरीके से होती हैं। आप जानते हैं एक गोले को बनाने के लिए कुल कितनी रेखा चाहिए? आप जानते हैं पहले से एक गोले को बनाने के लिए एक गोला तभी निर्मित होगा जब कह सकते हैं कि कुल 360 डिग्री एंगल खींची जाए, तब जाकर एक गोले का निर्माण होता है। जब तब जाकर एक गोले का निर्माण होगा, 360 डिग्री का एंगल बनेगा, तब ऐसी स्थिति में देखेंगे कि वास्तव में जब हम बिहार को जानेंगे, आप ये इसको हमें बताने का मूल उद्देश्य ये था कि वास्तव में आप बिहार को देखेंगे, उसका अक्षांशीय और देशांतरीय पोजीशन क्या है। आपसे पूछा जाएगा बिहार का अक्षांशीय और देशांतरीय पोजीशन क्या है। जब आप अक्षांशीय विस्तार की बात करेंगे, इसका मतलब आपने देखा होगा, नॉर्मली आप जानते होंगे, ये आपकी 23.5 डिग्री उत्तरीय अक्षांश रेखा गई है। ये जो 23.5 डिग्री उत्तरीय अक्षांश रेखा गई है, और कुछ नहीं जानते, ये आप जानते हैं ऐसे ही कुछ आपके भारत की लोकेशन है। ये कुछ आपके ऐसे भारत की लोकेशन है, और एकदम बिल्कुल 23.5 डिग्री रेखा के ऊपर जस्ट ये आपको बिहार मिलता है। जब 23.5 डिग्री रेखा के जस्ट उत्तर में आपको बिहार मिलता है, तब वास्तव में हम आप ये देखेंगे कि जो बिहार है, बिहार का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है। देखिए, अगर हमने कहा कि वास्तव में जब नॉर्थ और साउथ चलेंगे, यानी नॉर्थ और साउथ, यानी ये नॉर्थ और साउथ की बात करते हैं। देखिए, एक चीज आप देखिएगा, आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। देखिए, ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, ये आप जानते हैं 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। आप अन्य किसी को नहीं जानते हैं, ये आप जान रहे हैं कि वास्तव में ये आपके भारत की लोकेशन है, और ये आपका यही आप देखते हैं कि वास्तव में ये आपको यही बिहार मिल जाता है। अब देखिए, बिल्कुल 23.5 डिग्री रेखा के ऊपर है, बिल्कुल 23.5 डिग्री रेखा के ऊपर, यानी इसका मतलब जो ये बिहार होगा, हम आप देखेंगे कि वास्तव में इसकी लोकेशन आपको कहां से कहां तक मिल जाएगी, यानी बिहार की स्थिति कुछ आपको यहां तक दिख रही है। ठीक उसी प्रकार, यानी ये उत्तर और ये दक्षिण, हमेशा इसका टोटल विस्तार आप देख रहे हैं। मैंने कहा 0 डिग्री के उत्तर वाला उत्तर होगा, 0 डिग्री के नीचे वाला दक्षिण होगा। यानी आप देखेंगे, आपसे पूछा जाएगा बिहार का विस्तार कहाँ है, टोटली जो गोलार्ध की बात पूछेगा तो आप बताएंगे, क्योंकि 0 डिग्री रेखा के ऊपर है और वास्तविकता देखा जाए तो 23.5 डिग्री रेखा के ऊपर है, तब आप क्या बताएंगे कि बिहार का जो अक्षांशीय विस्तार है वो टोटल कैसे हो, उत्तरी गोलार्ध में है। आपका कहाँ है, टोटल आपका उत्तरी गोलार्ध में है। कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में। तब आपसे पूछा जाएगा कि जो बिहार का विस्तार है कितना है। मोटा मोटा अगर आप अपने याद करने के लिए देखेंगे, तो मोटा मोटा आप अपने याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो इसका जो अक्षांशीय विस्तार मिलता है, इसके अक्षांशीय विस्तार आपको 24 डिग्री से मिलते हैं। कहां से मिलते हैं, इसका अक्षांशीय विस्तार जो मिलेगा वो आपका 24 डिग्री। हालांकि अभी आप मात्र डिग्री याद करेंगे, आपको मिनट और सेकंड याद करने की जरूरत नहीं है। अभी मात्र आप डिग्री याद करेंगे, मिनट और सेकंड याद करने की जरूरत नहीं है। आपसे पूछा जाएगा कि वास्तव में बिहार का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है। 24 डिग्री नॉर्थ से लेकर आपको कहां तक मिल जाता है, आपको 24 डिग्री नॉर्थ से लेकर 27 डिग्री नॉर्थ तक मिलता है। तब आपसे पूछा जाता है कि वास्तव में जो आपका बिहार है, बिहार का अक्षांशीय विस्तार कितना मिलेगा। चूंकि आप हो सकता है सेकंड और मिनट में आपको कंफ्यूजन हो, जब सेकंड और मिनट में कंफ्यूजन होगा तो वो वास्तव में कंफ्यूजन आपके अंदर ना बना रहे, इसलिए आप मोटा मोटा बस 2 याद करेंगे कि 24 डिग्री से लेकर 27 डिग्री तक इसका विस्तार है। लेकिन अगर कभी मान लीजिए, चूंकि आपको बिहार स्पेशल का एग्जाम देना है, तो अगर कभी आपसे पूछ लिया कि वास्तव में उसका टोटल विस्तार कितना है, तो अक्षांशीय विस्तार आप बताएंगे 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड। 24 डिग्री 20 मिनट देखिए 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से लेकर आपसे पूछा जाता है कि वास्तव में इसका अक्षांशीय विस्तार कहां से कहां तक है। तब आप बताएंगे लगभग 27 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड तक। 27 डिग्री 19 मिनट
सॉरी 27 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड तक इसका आपको अक्षांशीय विस्तार मिलेगा। देखिए मैंने आपको बताया कि वास्तव में आपसे पूछा जाएगा बिहार का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो आप कुल मिलाकर आपको दिमाग में होगा, कुछ नहीं याद आता है, 24 से लेकर 27 डिग्री इसका अक्षांशीय विस्तार मिलता है। जब यदि आपको अगर बिल्कुल निकट का दे दे, वैसे देता नहीं है, अगर दे दे तो आप देखेंगे तो आप बताएंगे 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकंड उत्तरी अक्षांश से लेकर इसका विस्तार 27 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड तक इसका उत्तरी अक्षांशीय विस्तार है। जब हम आप देशांतरी विस्तार की बात करते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि वास्तव में इसका देशांतरी विस्तार कितना मिलेगा। हमने आपको बताया कि वास्तव में देशांतर का मतलब क्या होता है, जो आपकी ये रेखा खींची गई होती है ऐसे ऐसे, ये रेखा जो खींची गई होती है ऐसे ऐसे, यानी ये हमने आपने इसको मूल बिंदु माना, इसके इधर ईस्ट होता है, इसके इधर वेस्ट होता है, यानी हम आप इसके क्या करेंगे, हम आप इसके अक्षांशीय देशांतरी विस्तार की बात करेंगे। तब आप देशांतरी विस्तार के संदर्भ में देखेंगे कि वास्तव में देशांतर में भी आपको बिल्कुल लोकेशन क्लियर हो गई कि वास्तव में इसका देशांतरी विस्तार कहाँ है। आपको रटने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना सोचेंगे ये इसका मूल बिंदु है और आप जान रहे हैं आपका भारत तो यहाँ है, इसकी कुल स्थिति, जब भारत की स्थिति कुल स्थिति यहाँ है तो वास्तव में ये यहाँ से 23.5 डिग्री रेखा गई, तो आप देखते हैं वास्तव में ये वाला भाग पूरा का पूरा ईस्ट मिलेगा, ये वाला भाग वेस्ट मिलेगा। इसका मतलब आप देखेंगे इसका टोटली जो देशांतरी विस्तार होगा, इसका टोटली देशांतरी विस्तार कहाँ होगा, केवल पूरब में। यानी आप बताएंगे कि वास्तव में आपके बिहार का जो अक्षांशीय दृष्टि से पूछा जाए विस्तार कहाँ है, तो अक्षांशीय दृष्टि से इसका विस्तार उत्तरी गोलार्ध में बताएंगे, जबकि देशांतरी दृष्टि से इसका विस्तार पूछा जाता है किस गोलार्ध में है, तो देशांतरी दृष्टि से इसका आप बताएंगे कि वास्तव में इसका विस्तार पूर्वी गोलार्ध में है। तब आपसे पूछा जाता है कि वास्तव में पूर्वी और पश्चिम में इसका किस तरह से विस्तार मिलेगा, तो आप बताएंगे 83 डिग्री 19 मिनट, सॉरी ये 50 सेकेंड ना होकर 15 सेकेंड होना चाहिए, सॉरी 1 सेकेंड, ये 50 सेकेंड से ना होकर 15 सेकेंड होना चाहिए। देखिए आइए बात करते हैं हम आप देशांतरी विस्तार की बात करते हैं, तो वास्तव में देशांतरी विस्तार यानी कह सकते हैं ये वाली लोकेशन की आप बात करेंगे जो ऐसे वाली स्थिति है, ये वाली, इसकी बात करेंगे तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि वास्तव में जो देशांतर रेखा डिनोट की जाती है वो ईस्ट टू वेस्ट डिनोट की जाती है और जो अक्षांश रेखा डिनोट की जाती है वो नॉर्थ टू साउथ डिनोट की जाती है। तब आपसे पूछा जाएगा देशांतरी विस्तार कितना है, तो आप बताएंगे 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड, 83 सॉरी देखिए आप बताएंगे 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड ईस्ट, चूंकि आपको पूरा का पूरा विस्तार इसका ईस्ट में ही मिलेगा। 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड ईस्ट से लेकर 88 डिग्री 11 मिनट 88 डिग्री 11 मिनट आपका 40 सेकेंड ईस्ट में इसका विस्तार मिलता है। तो आपसे पूछा जाए अक्षांशीय विस्तार, देखिए हमने कहा कि वास्तव में आपको बीच का भाग बहुत याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ये बीच वाला नहीं भी याद करेंगे तो कोई विशेष दिक्कत नहीं होती है। आपको बस इतना याद करना है अक्षांश यानी 24 से लेकर 27 डिग्री तक, देशांतर आप 83 से लेकर 88 तक, आपको बस मोटा मोटा इतना ही याद करना है। तो आपने अक्षांशीय विस्तार देखा यानी पूछा जाएगा उसके कितने डिग्री का अंतर है, तो आप बताएंगे 24 3 27 और 83 और 5 कितना हो जाएगा, 83 5 28, इधर 3 डिग्री का अंतर है और इसमें देशांतर में आपने लगभग 5 डिग्री का अंतर देखा। मोटा मोटा आपको इतना क्लियर होना चाहिए। अब आप आइए बात करते हैं, तो वास्तव में पूछा जाता है कि जो आपका बिहार है उस बिहार की स्थिति, चूंकि आपसे बिहार आपको स्पेशल एग्जाम देना है तो आपसे राज्य पूछेगा कि वास्तव में उस राज्य से बिहार राज्य से किन किन की सीमाएं लगती हैं। जब हम आप बात करते हैं कि बिहार से कौन कौन से सीमावर्ती राज्य लगते हैं और प्लस किन देशों की कौन सी अंतरराष्ट्रीय सीमा लगाता है, आप देखिए जब बिहार को आप देखते हैं तो ये आप देखिए ये वास्तव में भारत के संदर्भ में ये आपका बिहार बना हुआ है, जो भारत के संदर्भ में ये बिहार बना हुआ है, तो आप ये लोकेशन पूरा का पूरा जान रहे हैं, ये आपका नेपाल है, ये नेपाल है। यानी कह सकते हैं जब अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात करते हैं तो इस अंतरराष्ट्रीय सीमा की यानी कह सकते हैं बिहार से कौन सी अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है, तो बिहार से मात्र एक देश यानी कह सकते हैं नेपाल की अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है और किसी देश की अंतरराष्ट्रीय सीमा आपके बिहार से नहीं लगती है। आपसे पूछा जाए बिहार से किस देश की अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है, तो आप बताएंगे नेपाल की अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है। तब आपसे पूछा जाता है बिहार के कुल कितने जिले नेपाल से सीमा लगाते हैं, तब आप बताएंगे बिहार के कुल 7 जिले नेपाल से सीमा लगाते हैं। कुल कितने जिले सीमा लगाते हैं, नेपाल से कुल 7 जिले। अब देखिए कैसे 7 जिले सीमा लगाते हैं, ये आपका देखिए एक पश्चिमी चंपारण है, ये एक हो गया, पश्चिमी चंपारण के बाद ये मोतिहारी हो गया, ये 2 हो गया, ये आपका सीतामढ़ी लगता है, ये 3 हो गया, चौथा आपका मधुबनी लगता है, पांचवा आपका सुपौल लगता है, छठवां आपका औरैया लगता है और सातवां आपका किशनगढ़ लगता है। देखिए
आपसे पूछा जाएगा सबसे उत्तर पूर्व की बात करते हैं, तो आपने सबसे उत्तर पूर्व में देखा कौन आ गया, आपका पश्चिमी, सॉरी, ये आप जैसे आपको पूरब और पश्चिम क्लियर करना है कि पूरब और पश्चिम कौन है, इसी बिहार को बीच से बांट दीजिए और इसका दाहिना जो होगा वो पूरब होगा, इसका बायां जो होगा वो आपका पश्चिम होगा। तब आपसे पूछा जाएगा सबसे उत्तर पश्चिम में की कौन सी सीमा लगती है, तो आप देखेंगे पश्चिम चंपारण सबसे ज्यादा आपको उत्तर पश्चिम में मिलता है, यानी उत्तर पश्चिम में आपको चंपारण मिलेगा, जबकि उत्तर पूर्व में आपको कौन मिल जाता है, आपका किशनगढ़ मिल जाता है। तब आपने देखा कि वास्तव में देखिए कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है, ये जो शिवहर है, जो कि शिवहर आपका लगेगा नहीं, परंतु आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे, जो ये शिवहर है, शिवहर की सीमा नहीं लगती है नेपाल से। तब मैंने आपको बताया नेपाल से बिहार के कुल कितने राज्यों की सीमा लगती है, आप बताएंगे 7। मैंने क्रमावली आपको बताई, हमारे साथ याद करिए, आपको याद हो जाएगा। पहला मैंने आपको बताया पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण के बाद आपने सेकंड देखा पूर्वी चंपारण, पूर्वी चंपारण के बाद आपने थर्ड देखा सीतामढ़ी, सीतामढ़ी के बाद आपने देखा मधुबनी, मधुबनी के बाद आपने देखा सुपौल, सुपौल के बाद नेक्स्ट आपने देखा अररिया, अररिया के बाद देखा किशनगढ़। जिसमें से सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न आपको पश्चिमी चंपारण और किशनगढ़ आपको बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा गया है। देखिए आपको राज्य याद रहेगा, तो वास्तव में अगर ये राज्य के कौन से जिले कहाँ स्थित हैं, तब उस हिसाब से आपका ये बात पता चल जाएगी कहाँ कृषि अच्छी होगी, कहाँ उद्योग अच्छा स्थापित किया जाएगा, निम्न में से कौन पर्वतीय क्षेत्र में स्थापित है, कौन पर्वतीय क्षेत्र में स्थापित नहीं है। ये बातें आपको बिल्कुल 101% क्लियर हो जाएंगी, लेकिन जब आप इसके साथ देखेंगे तो मैप को देखेंगे तब। तो आपने देखा ये आपके 7 जिले लग गए, उम्मीद करते हैं आपको याद होंगे। अब आपसे पूछा आता है कि वास्तव में भारत के किन किन राज्यों की सीमा लगती है बिहार से, तो आप देखेंगे पूरब में जो राज्य लगता है वो कौन लगता है, पूरब में इससे लगने वाला राज्य कौन है, पश्चिम बंगाल है। पूरब में कौन सा राज्य लगता है, पश्चिम बंगाल नाम का राज्य लगता है। तो पश्चिम बंगाल से पूछा आता है कुल कितने जिले लगेंगे, तो आप बताएंगे जो पश्चिम बंगाल है, इस पश्चिम बंगाल से लगने वाले कुल जिलों की संख्या आप बताएंगे, पश्चिम बंगाल से कुल 3 जिले लगते हैं। कितने जिले लगेंगे पश्चिम बंगाल से आपके, देखिए ये जो पश्चिम बंगाल है, इस पश्चिम बंगाल से आपके कुल 3 जिले लगेंगे। कितने लगेंगे, कुल 3 जिले आपसे पूछा जाएगा। अब आप खुद ही देख रहे हैं कि वास्तव में पश्चिम बंगाल से किन किन जिलों की सीमा लगेगी, किन किन जिलों की सीमा नहीं लग रही है। आप देखिए आपसे पूछा आता है कौन कौन लगेगा, आपको दिख ही रहा होगा कि आपका पश्चिम बंगाल जो है वो आपका किशनगढ़ लग ही जाएगा। देखिए ये यही तक है, आपका किशनगढ़ लग जाएगा, पूर्णिया लग जाएगा, कटिहार लग जाएगा, किशनगढ़ लग जाएगा, पूर्णिया लग जाएगा, कटिहार लग जाएगा। ये 3 जिले आपके पश्चिम बंगाल से लगेंगे। ध्यान रखिएगा ये वाला नहीं लगेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, बहुत सारे बच्चों को यही वाला कंफ्यूजन हो जाता है। तो आप अपने मैप में देखेंगे, आपके पास उम्मीद करते हैं मैप होगा, आप स्पष्ट रूप से देख पाएंगे। तब आपसे पूछा जाएगा कौन सा ऐसा जिला है जिसकी सीमा नेपाल और पश्चिम बंगाल दोनों से लगती है, तो आप बताएंगे किशनगढ़ ऐसा जिला है जिसकी सीमा नेपाल और पश्चिम बंगाल दोनों से लगती है। उम्मीद करते हैं आपको स्पष्ट हो गया होगा। अब आइए नेक्स्ट बात करते हैं, ये आपको झारखंड मिलता है, यानी जो आपको दूसरा स्टेट लगता है, यानी कह सकते हैं भारत के संदर्भ में भारत का और कौन सा राज्य लगता है जो बिहार से आपकी कह सकते हैं सीमा लगाता है। तब आप देखते हैं कि वास्तव में अभी सन 2000 में 15 नवंबर को बिहार से झारखंड अलग हुआ। जब बिहार से झारखंड अलग हुआ तो पूछा था कि वास्तव में झारखंड के कुल कितने जिले हैं, तब आप बताएंगे झारखंड से बिहार के कुल 8 जिले। कितने जिले, 8 जिले। उम्मीद करते हैं आपको खुद ही समझ में आ रहा होगा। देखिए अब एक बात ध्यान रखिएगा, जो बिल्कुल ट्रांजिशन फेज वाले हैं उनको बहुत याद रखना है। जो ट्रांजिशन फेज वाले हैं जिनसे 2 राज्य लग रहे हो या एक देश और एक राज्य लग रहा हो, ट्रांजिशन फेज बिल्कुल आपको क्लियर करना है। देखिए मैंने अभी कटिहार बताया, कटिहार से पश्चिम बंगाल की सीमा लग रही है, यानी कटिहार की सीमा पश्चिम बंगाल से भी लगेगी और झारखंड से भी लगेगी। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ये कटिहार, चूंकि कटिहार आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कटिहार आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। देखिए आप कौन कौन सीमा लग रही है, ये कटिहार लगेगा, भागलपुर लगेगा, यानी 1 नंबर ये कटिहार, दूसरा भागलपुर, तीसरा बांका, चौथा जमुई, 5वां नवादा, 6वां गया, 7वां औरंगाबाद, 8वां आपका सॉरी ध्यान रखिएगा कैमूर नहीं लगेगा, ये 8वां आपका सासाराम लग जाएगा, यानी सॉरी रोहतास जिसे आप कहते हैं, ये 8वां। ध्यान रखिएगा, यानी मैंने कहा पहला 1 नंबर कटिहार लगेगा, दूसरा आपका कह सकते हैं भागलपुर लगेगा, तीसरा बांका लगेगा, चौथा जमुई लगेगा, 5वां नवादा लगेगा, 6वां गया लगेगा, 7वां आपका औरंगाबाद लगेगा, 8वां आपका रोहतास लगेगा। ये आपने कुल 8 जिले देखे। मैंने आपको बताया, आप ध्यान क्या रखेंगे, कटिहार जो है, कटिहार से पश्चिम बंगाल और झारखंड दोनों की सीमा लगती है, जबकि किशनगढ़ के संदर्भ में बताया नेपाल और पश्चिम बंगाल दोनों की सीमा किशनगढ़ से लगती है।
इतनी बातें क्लियर हो गई होगी उम्मीद करते हैं। अब आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश से। आपसे पूछा जाता है कि वास्तव में उत्तर प्रदेश से बिहार की कुल कितनी सीमा लगेगी। जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश से कुल बिहार के 8 जिले लगते हैं। कितने जिले लगेंगे? कुल 8 जिले लगेंगे, कुल 8 जिले लगते हैं। अब देखिए कैसे 8 जिले लगेंगे। चलिए हम इधर से ही बात कर, चलिए इधर से ही बात करते हैं। देखिए एक लगेगा आपका कैमूर, जो आप देखते हैं आपके बिल्कुल सटा हुआ है ये कैमूर। दूसरा आपका बक्सर, बक्सर के बाद आप देखिए, बक्सर के बाद आपका ये आरा लग जाएगा, आरा के बाद ये छपरा लग जाएगा, ये आपको सिवान लग जाएगा, ये आपका गोपालगंज लग जाएगा, और ये आपका पश्चिम चंपारण लग जाएगा। देखिए पश्चिम चंपारण के अलावा ये आपको जो आपका रोहतास मिलता है, इस रोहतास की सीमा आप कह सकते हैं, इस एक सेकंड रुक जाइए, नहीं तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। देखिए ये जो आपको रोहतास मिलता है, इस रोहतास की सीमा आपको कह सकते हैं कि झारखंड और उत्तर प्रदेश दोनों से लगती है। ये यानी कह सकते हैं कि ये आपका एक नंबर पे रोहतास हो गया, दूसरे नंबर पर कैमूर हो गया, तीसरे नंबर पर बक्सर हो गया, चौथे नंबर पर आरा हो गया, पांचवें नंबर पर आपका छपरा हो गया, छठवें नंबर पर सिवान हो गया, सातवें नंबर पर आपको गोपालगंज हो गया, और आठवें नंबर पर आपको चंपारण हो गया। ये आप देखिए, ध्यान रखिएगा। अब हमें आपको याद किस बात को रखना है, हमें आपको याद रखना है जिस बात को, वो बात ये है, आइए देखिए याद क्या रखेंगे। आपसे पूछा जाएगा कौन सा ऐसा जिला है जिसकी सीमा नेपाल और उत्तर प्रदेश दोनों से लगती है, तो आप बताएंगे चंपारण एक ऐसा जिला है, पश्चिमी चंपारण, जिसकी सीमा आपके नेपाल और उत्तर प्रदेश दोनों से लगती है। आपसे पूछा जाएगा कौन सा ऐसा जिला है जिसकी सीमा नेपाल और पश्चिम बंगाल दोनों से लगती है, तो आप बताएंगे किशनगढ़ एक ऐसा जिला है जिसकी सीमा नेपाल और पश्चिम बंगाल दोनों से लगती है। आपसे पूछा जाएगा कि वास्तव में कौन सा ऐसा जिला है जिसकी सीमा झारखंड और पश्चिम बंगाल दोनों से लगती है, तो ये कटिहार एक ऐसा जिला है जिसकी सीमा झारखंड और पश्चिम बंगाल दोनों से लगती है। और आपसे पूछा जाएगा कौन सा ऐसा जिला है जिसकी सीमा झारखंड और उत्तर प्रदेश दोनों से लगती है, तो जो आप जिसे सासाराम कहते हैं, रोहतास कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बताएंगे वास्तव में इसकी सीमा किससे लगती है, झारखंड से भी लगती है और उत्तर प्रदेश से भी लगती है। अब देखिए यही चूंकि आपको उम्मीद हो जाएगा आपसे अब क्या पूछेगा, निम्न में से पूछेगा। चूंकि जैसे क्या होता है, जो उसी स्टेट के बच्चे होंगे तो उनको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, जो अदर स्टेट के बच्चे देते हैं उनको ज्यादा दिक्कत होती है। हालांकि अदर स्टेट की क्या बात करें, भारत के संदर्भ में तो यही है, अपना पड़ोसी जिला याद हो जाए तो बड़ी बात है। भारत के बच्चों की यही स्थिति, उनको अपना पड़ोसी जिला और पड़ोसी राज्य याद हो जाए, पड़ोस की नदियां याद हो जाए तो बड़ी बात है। उनको वही नहीं याद होता है कौन उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में, जानते समय उनको दिशा नहीं क्लियर है कि वास्तव में कौन कहाँ है, बस आना जाना उनको क्लियर होता है, बाकी और कुछ नहीं पता होता। उत्तर में है, दक्षिण में है, पूर्व में है, पश्चिम में, वो अपना ही घर उल्टा बता देंगे कि पूर्व में है कि पश्चिम में है। अब देखिए आपसे बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि वास्तव में सबसे दक्षिण में स्थित बिहार का जिला कौन सा है, तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ दिख रहा होगा कि सबसे दक्षिण में स्थित बिहार का जिला में कौन दिख रहा है। सबसे दक्षिण में आपको बिहार का जिला दिख रहा होगा, तो आप देखिए इनमें से सबसे दक्षिण में कौन दिख रहा है, गया आपको सबसे दक्षिण में दिख रहा है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है बिहार का सबसे दक्षिणतम जिला कौन है, तो आप बताएंगे बिहार का सबसे दक्षिणतम जिला कौन मिल जाता है, आपको गया मिल जाता है। आपसे पूछा जाएगा बिहार का सबसे उत्तरतम जिला कौन सा है, उम्मीद करते होंगे बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ रहा है, बिहार का सबसे उत्तरतम जिला कौन मिल जाएगा, आपको पश्चिमी चंपारण मिल जाएगा। आपसे पूछा जाएगा बिहार का सबसे पूर्वोत्तर जिला कौन सा है, आप देखिए इसमें सबसे बाहर निकला कौन है, किशनगढ़, तो बिहार का सबसे पूर्वोत्तर जिला कौन मिलेगा, आपका किशनगढ़ मिल जाएगा। अब आपसे पूछा जाएगा बिहार का सबसे पश्चिमोत्तर जिला कौन है, आप इन टोटल में देखिए आपको दिख रहा होगा कि वास्तव में सबसे पश्चिमोत्तर जिला कौन है, तो ये देखिए सबसे पश्चिम में, ये आप देखेंगे इस एरो को तो आपको दिख रहा होगा कैमूर सबसे पश्चिम में है, तो आप बताएंगे कैमूर सबसे पश्चिम में है। मैंने आपको बताया सबसे उत्तर की बात करेंगे, सबसे उत्तर में कौन मिलेगा, आपको पश्चिमी चंपारण मिलेगा। आपसे पूछा जाएगा सबसे दक्षिण में कौन मिलेगा, तो आपका गया मिलेगा। आपसे पूछा जाएगा सबसे पूर्व में कौन मिलेगा, तो किशनगढ़ मिलेगा। सबसे पश्चिम में कौन मिलेगा, तो आपको कैमूर मिलेगा। उम्मीद करते हैं आपको थोड़ी बहुत बातें समझ में आई। आप कुछ भी नहीं याद करेंगे, मैंने कहा बस इतना याद कर लेंगे किसकी सीमा किससे लग रही है, और ये आप संलग्न वाला याद कर लेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। बाकी अंदर के जितने राज्य हैं, वैशाली कहाँ है, बेगूसराय कहाँ है, क्या स्थितियां कहाँ की है, वो स्थितियां जैसे जैसे हम इतिहास और भूगोल पढ़ाएंगे आपको क्लियर बता देंगे। हाँ एक चीज आप यही चूंकि बिल्कुल परिचय है देख रहे हैं, तो आपसे ये एक बात सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि वास्तव में बिहार को दो भागों में कौन सी ऐसी नदी है जो बांटती है। देखिए जब मैं आपको भारत को आप देखेंगे तो आपको भारत के संदर्भ में यही से क्लियर होता है कि चूंकि देखिए ये आपको भारत बना हुआ दिख रहा है, ये देखिए ये बिल्कुल भारत बना हुआ दिख रहा है,
तो आप इस स्थिति में देखते हैं तो वास्तव में यहीं से एक उत्तराखंड से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है वास्तव में ये गंगा नदी, ऐसे जाकर ऐसे गिर जाती है। देखिए हमने लगभग उसको बीच से बांटा, तो आप देखिए क्या होता है, जो गंगा नदी होती है, आपसे पूछा जाता है कौन सी ऐसी नदी है जो वास्तव में बिहार को दो भागों में बांटती है, तो आप बताएंगे गंगा नदी एक ऐसी नदी है जो बिहार को दो भागों में बांटती है, एक उत्तरी बिहार बनता है और एक दक्षिणी बिहार बनता है। उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। अब देखिए, अब नॉर्मली छोटी छोटी बात सुन लीजिएगा, ये तो आपने देख लिया, तब ये आपने देखा आपसे पूछा जाता है बिहार में कुल कितने जिले हैं, तब आप बताएंगे बिहार में कुल जिलों की संख्या आपको कितनी मिल जाती है, बिहार में आपको कुल जिलों की संख्या 38 मिल जाती है। आपसे पूछा जाता है प्रमंडल कितने हैं, प्रमंडल की बात करते हैं तो बिहार में आपको कुल 9 प्रमंडल मिल जाते हैं। आपसे पूछा था अनुमंडल की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे बिहार में कुल 101 अनुमंडल है। आपसे पूछा था प्रखंडों की संख्या कितनी है, तब आप बताएंगे बिहार में कुल प्रखंडों की संख्या आपको कितनी मिल जाती है, 534 मिल जाती है। छोटी छोटी बात पूछा जाता है कि वास्तव में बिहार का राजकीय पशु कौन है, तो आप बताएंगे बिहार का राजकीय पशु आपका बैल है। अब चूंकि वहां नीतीश सरकार आई तो आपने देखा ही। पक्षी की बात करते हैं तो वास्तव में पूछा जाता है कि वास्तव में बिहार का राजकीय पक्षी कौन है, तो बिहार का राजकीय पक्षी आपको गौरैया मिल जाता है। वास्तव में पूछा जाता है वहां की राजकीय मछली कौन है, तो मांगुर वहां की राजकीय मछली है। आपसे पूछा जाता है वहां का फूल की बात करते हैं तो गेंदा वहां का फूल है। वृक्ष की बात करते हैं तो आप वृक्ष पीपल है, बाकी आप पीपल के वृक्ष से बिल्कुल सदैव परिचित है। आपसे पूछा जाता है कि वास्तव में बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो मैंने एक तिथि बताई, क्योंकि बिहार का स्थापना दिवस जो होता है वो 22 मार्च को होता है, इसलिए बिहार दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को मनाया जाता है। जब कभी आपने भाग 17 पढ़ा होगा, भाग 17 आपकी भाषा है, भाग 17 जो राजभाषा है उसके लिए आर्टिकल 343 से 351 दिया है, और उसमें आर्टिकल 343 में आपने देखा होगा कि वास्तव में भाषा आपकी हिंदी है जबकि लिपि आपकी देवनागरी है। तब वास्तव में अगर बात करते हैं बिहार के संदर्भ में, तो बिहार की भाषा पूछाता है कि वास्तव में क्या है, जो उसकी बिहार की, यहाँ बिहार में चूंकि दो भाषा है, क्योंकि प्रत्येक राज्य को वास्तव में ये स्वतंत्रता है कि वास्तव में वो जिस भाषा को रखना चाहते हैं, जिसमें वो सहज है, उस भाषा का वो प्रयोग कर सकते हैं। तो बिहार में दो भाषाएं, एक प्रथम भाषा उसकी हिंदी है और द्वितीय भाषा उर्दू है। चूंकि देखिए और बहुत सारे लोग, चूंकि उनको कंफ्यूजन होगा, बिना पढ़े गए होंगे, तो ऑप्शन में वो जानबूझकर देगा भोजपुरी, तो आप बहुत सारे लोग उसको वास्तव में भोजपुरी ही मार कर आएंगे, उर्दू की तो ऐसी की तैसी कर देंगे। उर्दू तो उनको लगेगा बस बिहार यूपी में तो बोला ही नहीं जाता, चूंकि भोजपुरी छोड़, तो इसलिए आप ध्यान रखेंगे कि वास्तव में उसकी प्रथम भाषा क्या है, प्रथम भाषा आपकी हिंदी है, जबकि उसकी द्वितीय भाषा की बात करते हैं तो द्वितीय भाषा उसकी क्या है, उर्दू है। अच्छा, आपसे पूछाता है आपके बिहार में द्विसदनी व्यवस्था है या नहीं, तो आप बताते हैं बिहार में द्विसदनी व्यवस्था है। द्विसदन किसे कहते हैं, द्विसदन वो होता है जहां विधानसभा और राज्यसभा, सॉरी विधानसभा और विधान परिषद दोनों होती है, उसे हम आप द्विसदन कहते हैं। जहां विधानसभा और विधान परिषद दोनों होती है, हम आप उसे द्विसदन कहते हैं। तब आपसे पूछा जाता है कि वास्तव में क्या बिहार में द्विसदनी व्यवस्था है या नहीं, तो आप बताएंगे बिहार में द्विसदनी व्यवस्था है, यानी आप कह सकते हैं कि विधानसभा भी और विधान परिषद भी है। तब आपसे पूछा जाता है बिहार में कुल कितने विधानसभा सीटें हैं, तो आप बताएंगे बिहार में कुल 243 विधानसभा सीटें हैं। आपसे पूछा जाता है कुल कितनी विधान परिषद हैं, तो आप बताएंगे 75 विधान परिषदें हैं। आपसे पूछा जाता है लोकसभा की कुल कितनी संख्या है, 40 है, जबकि राज्यसभा की कुल संख्या कितनी है, 16। ध्यान रखिए, आपको विधानसभा, विधान परिषद मात्र वो अगर बिहार के संदर्भ में याद कर लेते हैं तो अच्छी बात होगी, चूंकि आपको याद ही होगा। और चूंकि आपकी लोकसभा और राज्यसभा सीटें आप ऑल इंडिया एग्जाम देते हैं, अदर स्टेट का एग्जाम भी देते हैं, तब भी आपसे पूछा जाता है, इसलिए आप ध्यान रखेंगे कि वास्तव में उसकी लोकसभा सीटें कितनी है, लोकसभा सीटें उसकी 40 हैं, जबकि राज्यसभा सीटें उसकी 16 है। ये तो रहा आपके बिहार के संदर्भ में आपका बिहार का परिचय, यानी वास्तव में आपने देखा कि बिहार के परिचय के अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना पड़ता है। अब वास्तव में जब हम आप इसकी दूसरी क्लास लेंगे तो हम इसकी दूसरी क्लास में आपको बताएंगे बिहार का इतिहास। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे।